आइए देखते हैं कि ईमेल लिखते हुए हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। असल में ईमेल के साथ ये एक थोड़ी-सी ट्रिकी चीज़ ये है कि हम ईमेल्स दोस्तों को भी लिखते हैं, प्रोफ़ेशनली भी लिखते हैं और हर किस्म के मक़ासद के लिए लिखी जाती हैं, तो उसमें कई दफ़ा ये इम्कान होता है कि एक का स्टाइल दूसरे में भी आ सकता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उससे माइंडफुल होएँ। देखते हैं कि ईमेल की जगह बिज़नेस कम्युनिकेशन में क्या है, फ़ॉर्मल कम्युनिकेशन में इसकी जगह क्या है। एक तो ये कि ये टेलीफ़ोन कॉल्स की जगह भी की जाती हैं या फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन की जगह भी की जाती हैं। ईमेल्स का फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग अगर इकट्ठे नहीं भी हो सकते, आप उनको सबको सीसी पे डाल के और सबको इकट्ठे एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि एक पेपर ट्रेल या एक चीज़ की मेमोरी रहती है। कही हुई बात कई दफ़ा भूल जाती है या कोई कह सकता है कि ये तो बात नहीं हुई थी, लेकिन इसमें एक रिटन रिकॉर्ड उस चीज़ का मौजूद रहता है। और ईमेल्स में ये भी फ़ायदा है कि आप साथ में अटैचमेंट कोई भेज सकते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर भेजनी है, कोई और डॉक्यूमेंट या कोई रिपोर्ट भेजनी है या कोई स्प्रेडशीट भेजनी है। तो इन सारी रीज़न्स की वजह से ईमेल्स एक बहुत पॉपुलर और एक बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिज़नेस के लिए भी एंड अदरवाइज़ फॉर पर्सनल रीज़न्स ऑल्सो। अच्छा उसमें उसका पहले बड़ा जो लार्जर स्ट्रक्चर है वो देखते हैं ईमेल का, उसमें पैराग्राफ्स की तरतीब और उसका कंटेंट कैसे होना चाहिए। शुरू में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो होगा उसमें ब्रीफली ऑब्जेक्टिव बताया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लंबी सी कोई तमहीद बांध रहे हैं और इतने में इंटरेस्ट लूज़ कर जाएँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हर शख्स को, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको बहुत सी ईमेल्स आ रही होती हैं और अगर आप लंबी-लंबी स्टोरी शुरू में करेंगे सो दे माइट लूज़ इंटरेस्ट। तो शुरू में ऑब्जेक्टिव की हल्की सी झलक दें, थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर है ब्रीफली उसको बताएँ, बट नॉट जस्ट द बैकग्राउंड, इट शुड बी विद द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगले पैराग्राफ में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आप उसको डिटेल से बताएं और उसमें बुलेट पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको लगता है दो से ज़्यादा अलग पॉइंट्स हैं, तो आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। कोशिश हमेशा करें कि अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो उनको अलग अलग पैराग्राफ्स में करें, क्योंकि एक पैराग्राफ में फिर इंसान का ध्यान नहीं रहता, वो स्किम रीडिंग फिर वो कर रहा होता है उसकी। उसमें अगर कोई कीवर्ड्स हैं या कोई मेन चीज़ें हैं, उसको आप हाइलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं या हेडिंग की सूरत में देख सकते हैं, अगर ऐसी कोई ख़ास चीज़ है जिस पे आपने तवज्जो दिलानी है, या पूरे पैराग्राफ के अंदर आप 2 वर्ड्स हाइलाइट कर दें ताकि पढ़ने वाले को ये आइडिया हो जाए कि किस बारे में, एक नज़र लगा के ही आइडिया हो जाए ये। सो यू वांट टू मेक इट ईज़ी फॉर द ऑडियंस और फॉर द रिसिपिएंट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें है क्या और हो क्या रहा है इसमें। उसके बाद क्लोजिंग पैरा जो है वो हो सकता है एक लाइन ही हो, उसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता सकते हैं। आप जिस मकसद से लिख रहे हैं, आप ये बता सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। जो भी कोई चीज़ आप रिस्पॉन्स उनसे चाह रहे हैं, जिसको ये लोग कॉल टू एक्शन कहते हैं। तो कॉल टू एक्शन कोई आप उसको करके कि आपको अगले से क्या तवक्को है इन रिस्पॉन्स टू दिस, वो आप करें। और अगर ज़रूरत है तो समराइज़ कर लें अगर इफ़ नीडेड, और शुक्रिया करें। बेशक फॉर्मल या इनफॉर्मल ईमेल हो, बेशक आप को लगे कि ओ हम किसी अमेरिकन को लिख रहे हैं और इनके कल्चर में तो इनफॉर्मेलिटी है, लेकिन थैंक यू और प्लीज़ वगैरह पे फिर भी आपको ज़ोर रखना पड़ेगा। इतनी फॉर्मेलिटी और पोलाइटनेस ज़रूरी है। तो इनफॉर्मल होने का वैसे भी ये मतलब नहीं है कि इंसान पोलाइट ना हो। अच्छा, सीक्वेंस भी उसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उसमें कई दफ़ा हम एक बात करते-करते दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, फिर पहले पे वापस आते हैं, या पहले की कोई चीज़ मिस हो गई होती है, वो दूसरे के साथ मिक्स करके करते हैं। तो ये एक ईमेल है, इसमें इसी तरह पैराग्राफ्स हैं जो अभी आपको बताए थे, बैकग्राउंड है और फिर जो है उसके वो मेन उसका ऑब्जेक्टिव को बताया गया है और फिर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है और फिर जो उनको अगला नेक्स्ट स्टेप बताया गया है। सो मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए इसको एक दफ़ा पढ़ के बताती हूँ आपको। Salam Ahmed, thank you for sending across the material. As I'm reading it, I'm impressed by the quality of both the content and writing. So this is the background to the request. I want to not only subscribe to Natura magazine, but also I'm interested to know what is the process for becoming a contributor. So this is the main request, general request for information कि ये कैसे ले सकते हैं, contribute कैसे कर सकते हैं। अगले पैराग्राफ में आ रहा है, I'm an avid home gardener and a blogger. Are the topics of upcoming magazines editions announced for people to write on these topics only, or can we choose our own topics? तो किसी एक मैगजीन में, WWF के मैगजीन में लिखने के लिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कैसे लिख सकते हैं, उसके टॉपिक्स वगैरह क्या होंगे। प्लीज़ लेट मी नो ऑल सच डिटेल्स। तो ये एक स्पेसिफिक सी एक इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और ये उनको फिर रिमाइंड कराया गया कि आपने मुझे जवाब लिखना है। और रिगार्ड्स के बाद ये एक एक्चुअल ईमेल है जो मैंने नेचर मैगज़ीन वालों के लिए आर्टिकल लिखा था, उससे पहले मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन माँगी थी। इसमें एक छोटी-सी चीज़ है
जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ये जो जुमला आपको हाईलाइट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, आई एम एन एविड गार्डनर एंड अ ब्लॉगर। अब इसकी जो ये इन्फॉर्मेशन है किसी गलत सी जगह पे पड़ी हुई है। इसको हम देखते हैं कि और हम कहाँ इसको रख सकते हैं। अब देखें, इसमें इसको हमने इस पैराग्राफ के शुरू में डाला है, आई एम एन एविड होम गार्डनर एंड अ ब्लॉगर और एंड आई वांट टू नॉट ओनली सब्सक्राइब टू द मैगजीन, यानी कि उसमें जस्टिफाई किया है कि मैं सब्सक्राइब भी करना चाहती हूँ और मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हूँ और क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, तो मेरे पास ये 2 स्किल्स हैं, इसलिए मैं लिखना चाहती हूँ। सो इस दिस शुड गो विद द सेकंड पैराग्राफ। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं तो चीज़ें गड़मड़ करके करते हैं, लेकिन लिखने में हमें इसीलिए ईमेल्स को दोबारा से पढ़ के देख लेना चाहिए कि हम एक जगह का थॉट दूसरी जगह पे प्लग इन ना कर रहे हो, क्योंकि पढ़ने वाले को उसमें फ्लो फिर ख़राब होता है। और कुछ ये पॉइंटर्स हैं कि ईमेल्स लिखी जाएँ तो उसमें क्या करना चाहिए। एवरी वर्ड शुड हैव अ पर्पस। खामख़ा में उसको लंबा करना नहीं चाहिए। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि इसको और एक्सप्लेन करें वग़ैरह, लेकिन ये कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करें और दूसरे का टाइम वो उसको वेस्ट ना करें लंबी बात करके। क्योंकि लंबी ईमेल अगर आप करेंगे तो द चांसेस आर कि पीपल विल नॉट रीड देम एंटायरली। उस पे वो नज़र लगाएँगे और हो सकता है आपकी कोई की चीज़ उसमें से वो मिस कर जाएँ। दोबारा पढ़ें उसको, देखें कोई चीज़ अगर आपने रिपीट कर ली है या बार-बार आ रही है या गलत जगह पे आ रही है तो उसको एडिट कर लें। और अगर आपको एम्फसाइज़ करने के लिए कोई चीज़ कहनी ही है तो वो दानिस्ता तौर पे होना चाहिए कि ये दिस इज़ द रीज़न एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन। जैसे हमने पहले भी कहा कि ईमेल के आखिर में उसको दोबारा आप एम्फसाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इट शुड बी फॉर अ रीज़न, इट शुडन्ट बी बिकॉज़ यू वर केयरलेस कि आपने वैसे ही लिख दिया बेध्यानी में। और ये उसको दोबारा से पढ़ के देखें कि सेम बात को आप कम अल्फाज में कैसे कर सकते हैं। उसके कुछ नमूने के जुमले हैं हमारे पास। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, वी करंटली हैव वेकेंट रूम्स, और ये अगली स्लाइड पे हम आपको बताते हैं कि इनको कैसे उन्होंने कौन से वर्ड जिसमें फालतू के हैं। अगर आप वी करंटली हैव वेकेंट रूम्स में से करंटली निकाल भी दें तो जुमले के मानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यू कैन से वी हैव वेकेंट रूम्स, इसका यही मतलब है कि हमारे पास अभी वेकेंट रूम्स हैं। इसी तरह अगले सेंटेंस में है गेट टू द पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल। अब इसमें अगर एज क्विकली एज पॉसिबल को आप हटा भी दें तो वो बात सेम ही रहती है। बेसिकली वी नीड योर सपोर्ट, इसमें से अगर आप बेसिकली को हटा दें तो जुमले का मतलब कोई चेंज नहीं होता। वी नीड योर सपोर्ट सेज इट एज क्लियरली एंड एज एम्फेटिकली एज द अदर सेंटेंस। उसके अलावा है आई टोटली अंडरस्टैंड योर डिलेमा, और इसको अगर आप कर दें आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा तो दैट मेक्स रियली नो डिफरेंस। अच्छा, एक और ये सेंटेंस है, वी आर वर्किंग ऑन द एजेंडा विच विल बी रेडी बाय द 15th। We can then share it with you, with the government representatives and with private industry owners according to the list you have shared with us. इसको देखें कि अगर हम इसको ब्रीफ करें, थोड़ी सी फ्रेजेस चेंज करें तो हाउ वी कैन डू इट डिफरेंटली। वी आर वर्किंग की बजाय आप कर दें आर वर्क ऑन द एजेंडा विल बी डन बाय द 15th। जब आप ये कह रहे हैं इट विल बी डन बाय द 15th तो ये ऑटोमेटिकली अस्यूम हो जाएगा कि आप उस पर अभी काम कर रहे हैं और 15th तक वो मुकम्मल हो जाएगा। वी कैन शेयर दिस विथ यू एंड विथ इन्वाइटीज अकॉर्डिंग टू द लिस्ट यू हैव सेंट अस। तो सारी डिटेल्स लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट उन्हीं ने भेजी है। और ये जुमले जो हैं हमने जिस वेबसाइट से निकाले हैं उसका हवाला भी नीचे दिया गया है, आप उसमें जाके उसमें एक्सरसाइजेस भी देख सकते हैं और उसमें अपने लिए प्रैक्टिस भी देख सकते हैं कि हाउ सेंटेंसेस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड क्रिस्प। इसके अलावा ये भी एक सैम्पल ईमेल है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ब्रीफली बात की गई है और इंफॉर्मेशन जो मांगी गई थी वो दी गई है। तो दिस इज़ हाउ एन ईमेल शुड बी रिटन। उसमें जो पहले रिक्वेस्ट की गई थी उसको एक रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है, उन्होंने अपनी एक क्वेरी पूछी है और फिर उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप बताया है कि हम आपको रेलेवेंट मटेरियल जो आपने रिक्वेस्ट किया था वो भेज देंगे। सो बेसिकली व्हाट वी टॉक्ड अबाउट वाज कि ये ब्रीफ होना चाहिए। जब आप ईमेल लिखें उसमें आप बैकग्राउंड बताएं, ऑब्जेक्टिव्स बताएं, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए वो बताएं और अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह सीक्वेंस करें ताकि वो फ्लो में जाए और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके।